नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइके मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इग्नू का कोर्स BLIS का डिस्कस कर रहे थे। इस लेक्चर में हम BLIS 226 का लेक्चर लेंगे। लेक्चर सीरीज़ 5 है। इससे पहले 4 और लेक्चर डल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ करके वो देख ले। ये ब्लॉक सेकंड से ये लास्ट लेक्चर है। इससे बाद जो लेक्चर आएगा वो ब्लॉक थर्ड से आएगा। जो लेक्चर का फॉर्मेट रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहेगा। स्पेशल लेक्चर ले रहे हैं हम लोग आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ करके वो ज्वाइन कर लें। आपको हर लेक्चर का PDF वहीं पे मिल जाएगा। तो लेक्चर जो है थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो है वो 40+ में है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को सपोर्ट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। लेक्चर जो है आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके उतना आप अपने लेवल पे भी पढ़ाई करें। हम लोग तो आपके लिए कर रहे हैं, पर आप अपने लिए भी करें। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये हमारा BLIS 226 का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 और लेक्चर डल चुके हैं, ब्लॉक 1, और ये जो चल रहा है ये ब्लॉक 2 का है। ये ब्लॉक 2 का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो ब्लॉक 3 से आएगा। तो हमने आपका आज का लेक्चर मिला के दोनों ब्लॉक को कवर कर दिया बहुत डिटेल में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ करके कमेंट ज़रूर करें। जो फॉर्मेट रहेगा वो मल्टीपल चॉइस का फॉर्मेट रहेगा। स्पेशल लेक्चर हम लोग ले रहे हैं आपके अक्टूबर एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके, अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप पढ़ना शुरू कर दें। ये काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा हूँ। रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके अब सीरियस हो जाएं और जो भी हम लोग आपको क्वेश्चन और जो भी हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल से प्लीज़ करके अब पढ़ना बैठ जाए। पढ़ने एक जगह किसी रूम में बैठ जाए और बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें अपने आप को। इस टाइम में अपने आप को कूल एंड काम रखें। आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट का भी हेल्प हो जाए। जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो भी पढ़ने लग जाए। और बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग भी अब थोड़ा सीरियस हो जाए क्योंकि अब एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम लोग अपने लेवल पे आपके लिए तैयारी के लिए जो भी कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, पर आप भी अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं आप भी करें क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत पास में है और आपको इसी साल क्लियर करना है। आप अगले बार के लिए नहीं रखिए प्लीज़ करके, क्योंकि आपको आगे और भी कुछ करना है, कंपटीशन फेस करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर का क्लास करना है। तो फिर आप ना अब टाइम वेस्ट मत करें और पढ़ना शुरू कर दें। चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग इज़ टू प्रोवाइड फंक्शनल स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ रिसोर्स, रीडर्स, स्टाफ या ऑल ऑफ द अबव। तो लाइब्रेरी जो बिल्डिंग होती है उसका पर्पस क्या होता है कि हम उसमें स्टोर करते हैं चीज़ों को, और उसके अलावा रिसोर्स के लिए, रीडर्स के लिए या स्टाफ के लिए हम उसमें जगह होना चाहिए। ये उसका मेन पर्पस होता है क्योंकि लाइब्रेरी एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अंदर रिसोर्स होता है, रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, एंड रीडर जो कि आपका यूज़र आता है आपके लाइब्रेरी में पढ़ने, और स्टाफ जो कि आपके लाइब्रेरी में काम करते हैं। तो ये पूरा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग रिक्वायर्स डैश। कंस्ट्रक्शन जब हम कर रहे होते हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग में तो उसमें क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। सिलेक्शन ऑफ अ साइट, एक एरिया को सेलेक्ट करना कि कौन से एरिया में हमें लाइब्रेरी बिल्ड करना है, जैसे कि वो सेंटर ऑफ द सिटी होना चाहिए। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन बाय एन आर्किटेक्ट, और एक आर्किटेक्ट होना चाहिए आपके पास, आर्किटेक्चर जो कि आपके लाइब्रेरी को डिज़ाइन करे इतने अच्छे से ताकि उसमें वेंटिलेशन, लाइट और सब चीज़ का मतलब अच्छे से ध्यान रखा जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, और फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, जो भी स्ट्रक्चर हमें बनाना है उसको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 ऑल ऑफ द। ऊपर के सारे ही ज़रूरत होते हैं जब हम लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं तब। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एंटोनी थॉमसन सजेस्टेड दैट ऑल द डेवलपमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू डैश। डिपार्टमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू डैश एरियाज। तो जो एंटोनी थॉमसन थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं
चाहे वो लाइब्रेरी के हो या फिर कोई और हो, उन सबको कितने पार्ट्स में, कितने एरियाज़ में डिवाइड किया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इनटू 3 एरियाज़। तो वो 3 एरियाज़ कौन कौन से हैं? वो है क्वाइट एरियाज़, टॉकिंग एरियाज़ एंड नॉइजी एरियाज़। तो ये 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था और ये लाइब्रेरी के लिए बहुत सूटेबल है। मतलब क्वाइट एरियाज़ में ही लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि जो आपका यूज़र है वो स्टडी कर रहा हो तो उसको डिस्टर्ब ना हो। और जैसे कि या फिर जैसे कोई आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, कोई ऑफिस है, तो उसमें क्या होता है कि पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर मान लीजिए अगर लाइब्रेरी है तो क्वाइट एरिया में आता है। टॉकिंग एरिया आता है जैसे आपका जहाँ पे सारे बैठ के क्या करते हैं, बातें करते हैं, जैसे आपका कैंटीन हो गया। और नॉइज़ी एरिया जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कितना नॉइज़ होता है, या फिर रोड पे आप चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, मॉल चले जाओ, ये सारे नॉइज़ी एरियाज़ हैं। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, स्पेस अवेलेबल इन लाइब्रेरी बिल्डिंग इज़ डिवाइडेड ऑन। जो स्पेस होता है लाइब्रेरी बिल्डिंग में, उसको हम किस फॉर्म में डिवाइड करते हैं? फंक्शनल बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है, देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑप्शन फ्रॉम द गिवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस एरिया इन लाइब्रेरी? कौन से एग्जाम्पल जो है वो हमें सर्विस एरिया जो होता है लाइब्रेरी का उसके बारे में बताता है? तो सर्कुलेशन एरियाज, रेफरेंस एंड बिब्लोग्राफिक एरियाज, पब्लिक कैटलॉग्स एरियाज, और लास्ट में है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। पब्लिक कैटलॉग्स एरिया भी सर्विस एरिया का पार्ट है। रेफरेंस एंड बिब्लोग्राफिक एरिया भी सर्विस एरिया का पार्ट है। एंड सर्कुलेशन एरिया भी बिब्लोग्राफिक सर्विस एरिया का पार्ट है। तो ये तीनों हैं सर्विस एरिया के पार्ट्स। आते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। द ब्रिटिश कमीशन फॉर आर्किटेक्चर एंड बिल्ट एनवायरनमेंट हैज स्प्लिट द स्टेज ऑफ लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन इनटू डैश स्टेजेस। तो उन्होंने कितने जो ब्रिटिश कमिश्नर फॉर आर्किटेक्चर हैं जो कि बिल्ड करते हैं एनवायरनमेंट एंड बिल्ट एनवायरनमेंट है स्प्लिट, उन्होंने कितने पार्ट में स्प्लिट किया था लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन को, कितने स्टेजेस में? तो क्या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड, 6 स्टेजेस में उन्होंने इसको डिवाइड किया था। तो वो 6 स्टेज कौन कौन से हैं? प्लानिंग स्टेज, प्री प्लानिंग स्टेज, फिर प्लानिंग स्टेज, फिर डिज़ाइन स्टेज, फिर कंस्ट्रक्शन स्टेज, फिर ऑक्यूपेंसी स्टेज, फिर पोस्ट ऑक्यूपेंसी एंड एवेल्यूएशन स्टेज। ये 6 स्टेजेस हैं, आप इसको भी ध्यान में रखें। 7th क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मैकडोनाल्ड अ लाइब्रेरी बिल्ट मस्ट बी। लाइब्रेरी बिल्डिंग जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? एडॉप्टेबल, एक्सेसिबल, इंटरैक्टिव, सेफ एंड सिक्योर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 5, ऑल ऑफ दी अबव। वो एडेप्टिव भी होना चाहिए, मतलब कोई भी नया चीज़ उसमें हम एडजस्ट करें तो उसको एडॉप्ट कर सके। एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल मतलब जैसे कि इस तरीके से वो बनी होनी चाहिए कि जैसे कि अगर हमें ऊपर का कोई शेल्फ में से बुक भी निकालना है तो वो हम अच्छे से इजीली एक्सेस कर सके, वो इजीली हम उसको ले सके, या फिर उसके जो उसमें जो शेल्फ बने हो वो बहुत अच्छे से बने हो ताकि वो उस तक जो यूज़र है उसका रीच जा सके। फिर इंटरेक्टिव मतलब वो अपने आप में ही एक इंटरेक्टिव होना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे जो स्टाफ होना चाहिए वो एक अच्छा मतलब अच्छे से इंटरेक्ट करना चाहिए, या फिर लाइब्रेरी बिल्डिंग ही अपने आप में एक तरह से इस तरीके से मतलब कंस्ट्रक्ट की गई हो जहाँ के हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाए इन्फॉर्मेटिव। और सेफ़ एंड सिक्योर मतलब वो सेफ़ होना चाहिए और उसमें सिक्योरिटी का भी मतलब ध्यान रखना चाहिए। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। 8th क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके नोट डाउन कर लें आप लोग। 9th क्वेश्चन है हमारा, द मेन पॉइंट दैट शुड बी टेकन इन टू कंसिड्रेशन इन एलोकेशन ऑफ लाइब्रेरी स्पेस इज़। कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जब हम लाइब्रेरी को बनाते हैं तो उन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब लाइब्रेरी हम कंस्ट्रक्ट करने के सोच रहे होते हैं या करते हैं तब। तो मेन पॉइंट जैसे है नॉइज़ नहीं होना चाहिए लाइब्रेरी के इन एंड अराउंड में। जैसे आपने किसी पब के बाहर या फिर किसी रेलवे स्टेशन के बाहर आपने लाइब्रेरी बना दिया तो वो नहीं चलेगा वहाँ पे, मतलब
बहुत ज़्यादा शोर होगा तो इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर द यूज़र। फिर आ गया कन्वीनियंस। कन्वीनियंस होना चाहिए, जैसे कि ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे लोग जा ही ना पाए, तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए। फिर लाइटिंग, लाइटिंग का भी ध्यान रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल अंदर डार्क है फिर वो यूज़र पढ़ ही नहीं पा रहा। जो खिड़की होनी चाहिए वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए ताकि बाहर से जो रोशनी है वो अंदर आ सके, या अंदर भी लाइटिंग का जो ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। फिर इंटरेक्शन भी होना चाहिए उसके अंदर। और लास्ट में है ऑल ऑफ द अबव। तो पूरे मतलब ये चारों ही पॉइंट जो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं लाइब्रेरी को कहीं पे भी। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। द स्टेज थ्रू विच बिल्डिंग रीच टू इट्स फिजिकल शेप कैन बी। कौन कौन से स्टेज हैं जिसके द्वारा जो बिल्डिंग है वो अपने मतलब शेप में जाके शेप धारण करती है, वो स्टेज कौन कौन से हैं? प्री प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग स्टेज, डिज़ाइन स्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज, ऑक्यूपेंसी स्टेज एंड पोस्ट ऑक्यूपेंसी इवेल्युएशन। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर भी बताया था पर वो अलग तरीके से क्वेश्चन था, उसमें अलग था और ये अलग है। तो इस तरीके से इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन जानबूझ के फ्रेम किया ताकि आपको मतलब ये भी उस क्वेश्चन का अलग पहलू भी आपको देखने को मिले कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। नहीं तो आप मतलब ये रट के जाएं बिल्कुल ही रट्टा मार के और फिर आप सोचें कि नहीं सर ये तो क्वेश्चन मतलब ऐसे आया ही नहीं था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपको यूज़ करना है कि हाँ क्वेश्चन का मतलब बनाने बोलने का तरीका भी बदल सकता है। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। द फैक्टर दैट आर टू बी कंसिडर्ड बाय सिलेक्शन ऑफ सेफ साइट फॉर लाइब्रेरी बिल्डिंग कैन बी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम लाइब्रेरी के साइट को सेलेक्ट करते हैं तब? कॉस्ट ऑफ साइट, मतलब वो कितना महंगा है ये भी हमें ध्यान में रखना है। यूज़र्स एक्सेसिबिलिटी, यूज़र्स वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे, ये भी देखिए। वो इससे पहले दो से पहले एक क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसी की रिलेशन में ये भी क्वेश्चन है, तो देखिए ये बहुत अलग तरीके से आया है ये वाला क्वेश्चन। फिर है साइज़ एंड शेप। साइट जो है मतलब आपका जो एरिया है वो उसका साइज़ कितना है, साइज़ ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जो 5th लॉ है रंगनाथम के द्वारा दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी फिट होना चाहिए। और फिर रिलेशन विद अदर बिल्डिंग से भी रिलेशन, मतलब जो बाहर के और भी बिल्डिंगें हैं उनसे थोड़ा अलग होना चाहिए, या फिर उन मतलब ऐसा ना दिखे कि मतलब वो भी एक पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग ही लगे, तो इसके लिए थोड़ा अलग होना चाहिए इसको। फिर उसके बाद है फिज़िकल स्टेबिलिटी ऑफ द साइट। जो साइट है वो मतलब उसकी एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो सब भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट में ऑल ऑफ द, इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द, ऊपर के सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। स्पेस रिक्वायर फॉर नॉन फंक्शनल एरिया इन द बिल्डिंग साइट एज टॉयलेट, वार्डरोब, रूम इज डैश। जो हमें स्पेस चाहिए होता है जैसे कि हम जिसके में हम टॉयलेट बनाते हैं, वार्डरोब रूम बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी स्पेस, उनको ऑक्सिलरी स्पेस बोलते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ HVAC। HVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सिकनेस ड्यू टू लॉन्ग स्टे बिफोर कंप्यूटर इन एनवायरमेंटल कंट्रोल बिल्डिंग इज डैश। जब हमें सिकनेस हो जाता है, हम ज़्यादा देर तक हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं एक रूम में, तो उसको क्या बोलते हैं? सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम बोलते हैं उसको। 15th क्वेश्चन है, प्लेस वेयर यूज़र ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट वन अनदर इज कॉल्ड डैश। वो एरिया जहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन के जो यूज़र होते हैं वो एक दूसरे से मतलब मिल पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, उसको बोलते हैं सोशल स्पेस। फिर आते हैं हम 16th क्वेश्चन पे। लाइब्रेरी आर कंसिडर्ड टू बी डैश ऑफ द सोसाइटी। लाइब्रेरी जो है उसको हम किस सोसाइटी का क्या मानते हैं? सोसाइटी को का मेमोरी ऑफ द सोसाइटी। तो लाइब्रेरी आर कंसिडर्ड टू बी सोशल मेमोरी ऑफ द सोसाइटी, तो इसको भी ध्यान में रखें आप लोग। द बेसिक पर्पस ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन इज,
लाइब्रेरी कलेक्शन का जो बेसिक पर्पस क्या होता है, तो उसके दो पर्पस होते हैं, जैसे कि टू सर्व एज सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू लाइब्रेरी यूज़र, अपने जो लाइब्रेरी यूज़र हैं, जो भी यूज़र हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना एज अ सोर्स के रूप में। फिर टू फंक्शन एज अ प्लेस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज एज अ पार्ट ऑफ द एकेडमिक एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द सोसाइटी, इस तरीके से फंक्शन करना जहाँ पे ह्यूमन जो है वो इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे नॉलेज जो है मिलती है, और एक एकेडमिक और कल्चरल हेरिटेज है एक तरह से सोसाइटी का। आगे चलते हैं, हमारा 18th क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ INTACH। INTACH का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट एंड आर्ट एंड कल्चर। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू कैल्टन एंड गॉरमैन डैश इज अ जेनरिक टर्म एंड इंक्लूड all activity associated with maintenance of resource and preservation of information content is dash। तो इसका जो कैल्टन एंड गॉरमैन ने क्या इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रिजर्वेशन है वो एक जेनरिक टर्म है जो कि इंक्लूड करता है सारे एक्टिविटी एसोसिएटेड विद मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर। मेंटेनेंस करते हैं रिसोर्सेज को और प्रिजर्व करते हैं उन रिसोर्सेज को, तो इसका जो आंसर है वो है प्रिजर्वेशन। फुल फॉर्म ऑफ NCAC। NCAC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कंजर्वेशन एडवाइजरी काउंसिल। नेशनल कंजर्वेशन एडवाइजरी काउंसिल होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द पेपर डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर। जो स्ट्रेंथ होता है पेपर का वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ मतलब उसका जो मतलब मजबूत, वो कितना मजबूत है, वो कितना फट रहा है या नहीं फट रहा है, या फिर उसकी हाँ इसी पे वो डिपेंड करता है। तो वो कितने मतलब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहला है लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल फैब्रिक। जो फैब्रिक से बनता है उनका लेंथ कितना है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग ऑफ फाइबर। जब वो फाइबर जो होता है वो मतलब एक दूसरे से चिपकते हैं तो उनका कितना स्ट्रेंथ है। द प्रोसेस थ्रू विच पल्प इज़ मेड। अब पल्प जो होता है वो क्या होता है? जिससे पेपर बनता है, एक पेड़ का पार्ट होता है। तो तो यहाँ पे बोल रहा है तो जिस प्रोसेस से पल्प को बनाया जाता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4 ऑल ऑफ द अबव। 22nd क्वेश्चन है हमारा, इंक यूज इन प्रिंटिंग फ्रॉम early 19th century began to be made of iron gall which contain dash। तो इंक जो है जो कि हम प्रिंटिंग में यूज़ करते थे 19th सेंचुरी के मतलब अराउंड में, तो उसमें जो आयरन गाल यूज़ करते थे वो उसके अंदर क्या क्या होता था? उसमें होता था फेरस सल्फेट। आगे चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। विच ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग शोइंग एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डिटोरिएशन ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट। कौन से एग्जाम्पल जो हैं वो हमें बताते हैं एक्सटर्नल कॉज, मतलब बाहर के कारण कौन से हैं जो कि डिटोरिएट करते हैं लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट को नष्ट कर रहे हैं। तो पहला है लाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। दूसरा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डस्ट। तीसरा है बायोलॉजिकल एजेंट एंड डिजास्टर। एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4 ऑल ऑफ द अबव। लाइट भी एक तरह से डिटोरिएट करता है, लाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इससे भी चीज़ें क्या होती है वो उसका मतलब उसमें डिटोरेशन आती है। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डस्ट ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बायोलॉजिकल एजेंट ये भी प्ले करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी। और डिज़ास्टर जब आ जाता है तो वो भी कई सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है। तो ये सारे कॉज हैं। 24th क्वेश्चन है, R.S. सिंह हैज़ कैटेगराइज एक्सटर्नल कॉज अंडर द डैश ग्रुप। तो R.S. सिंह ने जो एक्सटर्नल कॉज को, डिटोरेशन का एक्सटर्नल कॉज को कितने पार्ट में ग्रुप किया है? 4, 3, 5 या 2?
तो उन्होंने इसको हम देखिए यहाँ पे 4 पार्ट में वो डिवाइड किया है 4 पार्ट में। और वो 4 पार्ट कौन कौन से? फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में देखिए कौन कौन से आते हैं, लाइट, मॉइस्चर, हीट एंड पार्टिकल्स। फिर केमिकल एजेंट, फिर केमिकल एजेंट में आता है एसिडिटी, गैशियस पॉल्यूटेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट, रोडेंट एंड एक्सीडेंटल एजेंट में आता है फ्लड, फायर एक्सेट्रा। तो ये सारे हैं यहाँ पे हमारे 24th का आंसर, जो कि RS सिंह ने दिया था। तो आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25 पे। रंगनाथन हैज़ आइडेंटिफाई फायर, वाटर, वर्मिन एंड ह्यूमन बींग एज द 4 एनिमीज ऑफ डैश। तो उन्होंने फायर, वाटर, वर्मिन और ह्यूमन बींग को कितने मतलब किसकी एनिमी माना है? 4 एनिमी हैं। किसके? ये है लाइब्रेरी के एनिमी, क्योंकि यही है जो कि लाइब्रेरी के बिल्डिंग, लाइब्रेरी के मटेरियल, लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन, इन सबको एक तरह से डिटेरियोरेट करते हैं, उनका जो क्वालिटी है उसमें कमी लाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से लगे रहें। आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करेंगे एग्ज़ाम में। यकीन माने, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो इस बार ही आप पेपर को क्लियर कर देंगे। और एक बात और, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको लेक्चर के PDF मिल रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चों के मेल वो आता है, मैसेज आता है कि सर हमें मेल कर दें। तो प्लीज़ करके हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारी भी प्रॉब्लम समझें। हम लेक्चर बना रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत लगता है लेक्चर पढ़ के और फिर लेक्चर बना के और फिर आपके पास पहुंचाने में। ये सारा बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो और फिर उसके बाद हर बच्चे को हम लोग मेल करें तो ये बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा। तो वैसे ही आप लोगों के पास टाइम कम है, हम आपके सिलेबस ख़त्म करने में लगे हुए हैं और फिर आप सोच लें हम हर किसी को मेल करने बैठ जाएं तो फिर कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें। आप एक छोटा सा ऐप है टेलीग्राम, उसको डाउनलोड कर लें, आपको पूरा PDF मिल जाएगा वहाँ पे। अगर ये इतना ज़्यादा हमारे पास इतना कम टाइम नहीं होता तो हम डेफिनेटली आपको मेल भी कर देते, कोई हमें दिक्कत नहीं थी। पर क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, आप लोग कॉन्टीन्यूसली मैसेज कर रहे हैं सर ये कराएं, हम खुद ही करा रहे हैं, पर उसके साथ साथ बच्चे का मैसेज भी आता है कि हमें मेल कर दें। एक बच्चे का तो मैसेज टेलीग्राम पे भी आया था कि सर हमारा ये मेल ID है, हमें मेल कर दें। मतलब क्या है ये? आप टेलीग्राम पे भी जाके ये बातें बोल रहे हैं और आप ऑलरेडी वहाँ पे हैं जहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो थोड़ा फ़नी सी चीज़ें हैं, प्लीज़ करके आप लोग इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, थोड़ा मैच्योर बिहेव करें। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे हमारे। अगला क्वेश्चन है 26, लाइट कॉज डिटेरियोरेशन इन डैश वेज। लाइट जो है वो डॉक्यूमेंट को डिटेरियोरेट करती है, उसकी क्वालिटी को डाउन करती है कितने तरीके से? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 वे में लाइट जो है डिटेरियोरेट करती है डॉक्यूमेंट्स को। तो वो 3 तरीका कौन सा है? थ्रू इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, थ्रू एक्सपोजर ऑफ मटेरियल अंडर लाइट फॉर लॉन्गर आर इन अ डे। जब हम लोग ज़्यादा देर तक चीज़ों को लाइट में छोड़ देते हैं तो वो भी एक तरह से डिटेरियोरेट करती है उसकी क्वालिटी को। थ्रू लॉन्गर पीरियड ओवर अ ईयर, या फिर हम उसको पूरे साल के लिए ही छोड़ दें तो वो भी बहुत मतलब ये लॉन्गर पीरियड हो गया तो इससे भी वो डिटेरियोरेट होती है। तो आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द गिवन इज बायोलॉजिकल एजेंट कॉजिंग डिटेरियोरेशन इन लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट। तो इनमें से दिए हुए में से कौन से बायोलॉजिकल एजेंट हैं जो कि लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट को डिटेरियोरेट करते हैं? तो पहला है मोल्ड, इंसेक्ट, रोडेंट और लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट को डिटेरियोरेट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4। आगे चलते हैं 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन है लाइब्रेरीज आर कॉल्ड एज सोशल मेमोरीज एज दे कैन बी डैश। तो यहाँ पे बोल रहा है लाइब्रेरी को सोशल मेमोरीज बोलते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? हेल्प ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज टू लेटर जनरेशन। वो हेल्प करती हैं हमारे जो भी नॉलेज है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उन सबको अगले जनरेशन के लिए हेल्प
क्यूमुलेशन एंड फर्दर बिल्डिंग अप ऑफ नॉलेज। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको एकोमोडेट करके एक जगह इकट्ठा करके रखें और उस नॉलेज को मतलब फर्दर हम बिल्ड करें, उसमें हेल्प करती है। फिर हेल्प डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज विदाउट एनी पर्पस, लेसर परसेप्शन ऑफ एफर्ट। मतलब हेल्प करती हैं ताकि हम नॉलेज को डेवलप करें। और लास्ट है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी लिखा है कि हेल्प डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, हेल्प करती है डेवलप करने के लिए नॉलेज को, विदाउट एनी पर्पस, लेस रिपीटेटिव ऑफ एफर्ट्स। कम हमें मतलब एफर्ट करना पड़े, इस तरीके से हमें वो हेल्प करती है। फिर लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4। ये 28 का 4th क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट है, 4th। 29th क्वेश्चन है हमारा, बुक्स पब्लिश फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी टू बी रिसेंट पीरियड डिटोरिएट ड्यू टू डैश। तो यहाँ पे बोल रहा है बुक जो है पब्लिश हुई थी जो कि 19th सेंचुरी में, वो डिटोरिएट हो गई क्योंकि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कॉजेज़ के वजह से। इंटरनल और एक्सटर्नल जो कॉज होते हैं वो उन्होंने इन सबको डिटोरेट कर दिया। ये टाइम के अनुसार ये सब दिखते हैं हमें। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन पे। इंटरनल कॉज विच डिटोरेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल इंक्लूड। अब इंटरनल कॉज कौन कौन से हैं जो कि लाइब्रेरी मटेरियल को डिटोरेट करते हैं? तो यहाँ पे है वुड पल्प यूज़ एज रॉ मटेरियल। जो पल्प है जिससे कि पेपर बनता है वो एक कॉज है। और प्रोसेस ऑफ पेपर मेकिंग, जिस प्रोसेस से पेपर बनता है वो भी एक कारण है जिसके वजह से जो डिटोरेट होता है मटेरियल। ये इंटरनल कॉज हैं ये दोनों। आगे चलते हैं, एक्सटर्नल कॉज ऑफ डिटोरेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल इंक्लूड। अब एक्सटर्नल कॉज कौन कौन से हैं जिसके कारणवश लाइब्रेरी मटेरियल जो है, लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंट है, वो डिटोरेट हो रहे हैं? तो पहला है लाइट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका ये है कि जो जब लाइट होता है, लाइट का हमने ऑलरेडी पढ़ दिया कि कैसे डिटोरेट करते हैं। लाइट एंड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सटर्नल कॉज में। फिर आते हैं, डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मटेरियल इन द कलेक्शन विच हैज़ लॉस्ट इट यूटिलिटी फॉर यूज़र। कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं वह मटेरियल को जो कि कलेक्शन में है और जिसका महत्व कम हो चुका है हमारे यूज़र के नज़रिए से? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। 33rd क्वेश्चन है, द एम ऑफ वीडिंग कैन बी। अब वीडिंग का हम क्यों करते हैं, हमारा मतलब एम क्या है वीडिंग करने का? तो टू सर्व सेविंग स्पेस फॉर न्यू एडिशन। मतलब जब वीडिंग कर देते हैं तो क्या होता है, और स्पेस बन जाता है तो न्यू एडिशन भी वहाँ पे आके लग सकते हैं। इम्प्रूविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स हैं उसका एक्सेस अच्छे से हो जाए उसके लिए करते हैं। सेविंग मनी ऑन मेंटेनेंस ऑफ बुक। मेंटेनेंस, जब बुक का मेंटेनेंस करते हैं तब उससे क्या होता है, मनी, पैसे भी बचते हैं। कीपिंग कलेक्शन एट ऑप्टिमम साइज़, कलेक्शन को है एक मतलब फिक्स, एक अच्छे से मतलब साइज़ में रखना, इसके लिए करते हैं। और लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ दी अबव, 5th। आगे चलते हैं 34th क्वेश्चन पे। 34th क्वेश्चन है हमारा, चेकअप ऑफ द टोटल कलेक्शन डैश इज़ अ फिजिकल चेकअप ऑफ टोटल कलेक्शन रेगुलर मोस्टली एनुअल इंटरवल। किस मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है इसका करेक्ट आंसर जो है स्टॉक वेरिफिकेशन है। स्टॉक वेरिफिकेशन जो है वो एक फिज़िकल चेकअप है जिससे हम क्या करते हैं, टोटल कलेक्शन को एक रेगुलर या मतलब इंटरवल पे या फिर एक साल पे हम उसको चेक करते हैं कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है, जैसे कोई पेजेस मिस हो गया है या फिर कुछ भी हो गया है, तो वो क्या होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन। हमारे पास जो भी स्टॉक है उसको वेरीफाई करना। आगे चलते हैं 35th क्वेश्चन पे। स्टॉक वेरिफिकेशन कैन बी हेल्प। स्टॉक वेरिफिकेशन जो है वो हमें किस तरीके से हेल्प करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉस्ट बुक इन अ लाइब्रेरी, आइडेंटिफाई करता है जिससे हम खोए हुए बुक को लाइब्रेरी में मतलब पहचान कर सकें।
फिर हेल्प रेक्टिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड सच एज कैटलॉग्स, और जो भी हमारे पास कैटलॉग्स है उसमें भी क्या क्या चेंजेस करने हैं, या फिर कोई बुक गायब हो गई है या फिर कोई कैटलॉग्स में भी कोई दिक्कत है तो उन सबको भी रेक्टिफाई करना। फिर डस्टिंग ऑफ शेल्फ एंड क्लीनिंग ऑफ बुक, डस्टिंग हो जाती है शेल्फ की, बुकों की क्लीनिंग हो जाती है, तो ये सब भी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 ऑल ऑफ दी अबव। स्टॉक वेरिफिकेशन से हमें इस तरीके से मदद मिलता है। 36 क्वेश्चन है, मेथड ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन इज, तो कौन कौन से मेथड है स्टॉक वेरिफिकेशन के। फर्स्ट है स्टॉक वेरिफिकेशन विद एक्सेशन रजिस्टर, एक्सेशन रजिस्टर के द्वारा स्टॉक वेरिफिकेशन करना। दूसरा है डमी ऑफ एक्सेशन रजिस्टर, एक्सेशन रजिस्टर की तरह ही एक डमी रजिस्टर होता है जिसके द्वारा करना। फिर स्टॉक वेरिफिकेशन विद बुक कार्ड, स्टॉक वेरिफिकेशन करना बुक कार्ड से। फिर स्टॉक वेरिफिकेशन विद शेल्फ लिस्ट एंड कार्ड, एक कार्ड और शेल्फ लिस्ट का भी एक होता है, उससे भी स्टॉक वेरिफिकेशन करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5th ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सारे ही करेक्ट हैं। 37th क्वेश्चन है, मेन वेरियर ऑफ वीडिंग इज, वीडिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या मेन वेरियर हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट है लैक ऑफ टाइम, टाइम का कमी होना। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, हमें डर लगना कि हम कुछ गलत कर देंगे जब रीडिंग होती है, तो कोई कोई इन्फॉर्मेटिव बुकों को हम निकाल देंगे या फिर हमारे पास कम हो जाएगा बुक जब हम रीडिंग करेंगे। तो एंटी लाइब्रेरी कल्चर, हमारे लाइब्रेरी कल्चर के अगेंस्ट है, जैसे कि लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, और रीडिंग के द्वारा हम क्या करते हैं उनमें से चीज़ों को हटाते हैं, तो एक तरह से ये लाइब्रेरी कल्चर के खिलाफ है। लैक ऑफ यूज़र सपोर्ट, यूज़र जो होते हैं उनका सपोर्ट भी बहुत कम मिलता है हमें। और लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 5th ऑल ऑफ दी अबव। 38th क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी एज स्टोर हाउस ऑफ एकोमोलेटेड ह्यूमन नॉलेज इज कॉल्ड, लाइब्रेरी जो है एक तरह से स्टोर हाउस की तरह काम करती है एकोमोलेटेड नॉलेज को, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल मेमोरी, सोशल मेमोरी बोलते हैं उसको। 39th क्वेश्चन है, टाइप ऑफ बुक बाइंडिंग विद हेल्प डॉक्यूमेंट टू बी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज, कितने तरह के बाइंडिंग के टाइप्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंट को ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव करने के लिए। तो फुल लेदर बाइंडिंग, हाफ लेदर बाइंडिंग, फुल क्लॉथ बाइंडिंग, हाफ क्लॉथ बाइंडिंग एंड बोर्ड बाइंडिंग, एंड लास्ट में ये सारे इसके टाइप्स हैं। तो ये बाइंडिंग के प्रकार हैं, आप इसको भी ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से आपका ये जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइंडिंग के प्रकार बताएं, तो आप ये सब बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। तो 40 क्वेश्चन है हमारा, वेरियस स्टाइल ऑफ बाइंडिंग इंक्लूड, अब स्टाइल ऑफ बाइंडिंग क्या होता है, उसमें था टाइप ऑफ बाइंडिंग, अब यहाँ पे स्टाइल ऑफ बाइंडिंग, केस बाइंडिंग, लाइब्रेरी स्टाइल, फ्लेक्सिबल स्टाइल बाइंडिंग, द स्नक कोड स्टाइल बाइंडिंग एंड लिंप बाइंडिंग। तो ये सारे हमारे बाइंडिंग के प्रकार है। लूज लिफ एंड गार्ड बुक बाइंडिंग, तो ये सारे प्रकार हैं। 7th जो है ये पूरा मतलब हमारे स्टाइल है बाइंडिंग का। तो ये हमारा 40 क्वेश्चन था। आगे हमारा 41 क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव फॉर बाइंडिंग ऑफ बुक इन लाइब्रेरी कैन बी डैश, तो जब हम बुक को लाइब्रेरी में बाइंडिंग करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अवॉइड डैमेज टू अवॉइड डैमेज टू मटेरियल फ्रॉम मिस हैंडलिंग, जो भी मटेरियल जो है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो अगर ज़्यादा डैमेज ना हो जाए उसके लिए हम करते हैं। दूसरा, टू सेफ गार्ड मटीरियल अगेंस्ट वियर एंड टीयर ऑफ यूज़, ज़्यादा हम उसको यूज़ करते हैं और फट रहा होता है, इन सब से मतलब और ज़्यादा ना फट जाए, इसके वजह से यूज़ करने के वजह से क्या होता है, वियर एंड टीयर होता है मटेरियल का, चीज़ों का, तो उससे भी बचाने के लिए। थर्ड ऑप्शन है टू प्रिजर्व पब्लिशर्स फ्रॉम फेल मटेरियल, और चीज़ों को प्रिजर्व करके रखने के लिए टू मेक मटेरियल अट्रैक्टिव फॉर द यूज़र, हमारे यूज़र को भी देखने में अच्छा लगे, इसकी वजह से भी हम करते हैं। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका 41 का ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइंडिंग ऑफ बुक का ऑप्शन जो है वो लास्ट है, ऑल ऑफ द, ऊपर के सारे ही हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो 5th लेक्चर था
ब्लॉक सेकंड से, फिफ्थ एंड लास्ट लेक्चर था ब्लॉक सेकंड से। अगला वाला जो लेक्चर आएगा वो थर्ड ब्लॉक से आएगा 2 to 6 का। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमारे चैनल को। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी हम लेके आए हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदी वाले स्टूडेंट, इंग्लिश वाले स्टूडेंट, सभी से रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमारे चैनल को। आप लोगों के लिए हम इसी तरीके का कंटेंट आगे भी लेके आते रहेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।